की बात तो निकल ही जाती है। ऐसा है कि जब नेपाल नरेश थे, सुन रहे हैं ना, हिंदी समझते ना? सुनिए, जब नेपाल के राजा धीराज जीवित थे, एक बार वे हरिद्वार में आए। मैं उस समय हरिद्वार में नहीं था। अशोक सिंघल विश्व परिषद वाले ने उनसे कहा, आप एकमात्र हिंदुओं के राजा हैं। कि फूल के तुम्बा हो गए, प्रसन्न हो गए। उस समय मैंने सबको आश्चर्य हुआ। मैं शंकराचार्य के पद पर था, लगभग 28 साल पहले की बात हो सकती है। पुरी में जो सिंघल द्वार है, वहाँ से लेकर गुनीचा मंदिर तक एक सात्विक ढंग से रैली निकाली। 10 कदम में भी चला और मैंने कहा कि नेपाल शीघ्र ही हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ के जो राजा धीराज हैं, वे नहीं समझ पा रहे कि हिंदुत्व के नाम पर आज कोई व्यक्ति भूखे मरना पसंद नहीं करेगा। उनका दायित्व है कि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाद के प्रकल्प समाज को ठीक ढंग से दें। अगर नहीं देंगे तो गरीबी के नाम पर कम्युनिस्टों का शासन नेपाल में हुए बिना नहीं रहेगा। लोगों को आश्चर्य हुआ। उसके बाद मैं एक बार जनकपुर है नेपाल में, 9 दिनों तक मैंने यात्रा की। दूसरी बार मैंने 5 दिनों तक यात्रा की। श्री जयमंत मिश्र जी, जो पहले काठमांडू में भी प्राध्यापक रहे थे, कुलपति के पद से अवकाश प्राप्त हुए। श्री जनकपुर में जानकी मंदिर के छत पर घूमते हुए मैंने कहा, नेपाल नरेश मेरी बात की अनसुनी कर रहे हैं। पंडित रेग्मी जी से एकांत में 2.5 घंटे मैंने बात की कि नेपाल नरेश को कहिए अधिक समय तो टिकेंगे नहीं, समाज को स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न करें और हिंदुओं को सैन्य प्रशिक्षण भी होना चाहिए। रेग्मी जी ने मेरी बात नेपाल नरेश तक पहुँचाई या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया कि नेपाल नरेश अपने परिवार सहित मारा गया। 5 दिनों तक मैं नेपाल में था। 6ठे दिन भारत में आया, 7वें दिन मार दिया। नेपाल को लेकर मेरी वेदना उस समय भी थी, आज भी है। बहुत से व्यक्तियों ने मुझसे कहा कि आपको नेपाल को लेकर क्यों वेदना है। मैंने कहा कि अगर नेपाल सुरक्षित नहीं रहेगा तो भारत कथमक सुरक्षित नहीं रह सकता। चीन भारत पर आक्रमण करेगा, बुद्ध या प्रकट शासन करेगा। इसलिए नेपाल को दुर्ग बनाना आवश्यक है, सुदृढ़ बनाना आवश्यक। इस समय अब तो कई जिले बन गए हैं। नेपाल की स्थिति यह है कि एक जिले में 4 कम से कम हिंदुओं के नेता हैं। उन नेताओं की स्थिति यह है, बुरा न मानो होली है, एक ओर शासन तंत्र से मिले होते हैं, दूसरी ओर बाँह फैलाकर कहते हैं कि हम हिंदुओं के नेता हैं। और एक जिले में 4 नेता होते हैं। हर व्यक्ति कहता है कि मैं नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, बहुनायकवाद। और भी पोल पट्टी खोल दें, प्रेम पूर्वक निंदा की दृष्टि ने। वो जो विश्व सुंदरी चीन की देवी है, राजदूत बन कर भी है या नहीं, वो तो नेताओं को अपने बस में किए हुए है। कैसे आप काम करें? बहुनायकवाद, अब विश्व सुंदरी की छत का छाया, 2 नेपाल में प्रतिबंधक हैं। इसको हटाइए, हिंदू राष्ट्र बना दें। आगे समझ गए ना? बहुनायकवाद और अंत में घुमा फिरा कर नेताओं को पोते हुए है वो राजदूत चीन की विश्व सुंदरी। नेता उस पर लट्टू है, मोहित कर लेती है, उसके चंगुल में सब फंसे हुए हैं। 2 कमजोरी को दूर कीजिए, बहुनायकवाद और अंत में चीन। दूसरी बात है, मैंने 2 दिनों तक नेपाल की यात्रा की, अभी कई दिनों तक नेपाल की यात्रा करूँगा। 2 ही दिनों में मैंने नेपाल की स्थिति का आकलन कर लिया।
भारत नेपाल के व्यक्ति कहने लगे, तिवारी आदि, भले ही सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत के नज़दीक रहा हो या भी हो, लेकिन हम तो चीन के हैं। चीन के प्रशंसक और भारत के निंदक नेपाल में कम नहीं। चीन ने अपने चंगुल में नेपाल को पूरा फांस दिया। और नेपाल के व्यक्ति अगर बिकना बंद कर दें, झुकना गलत ढंग से बंद कर दें तो काम हो सकता है। इतनी कमजोरी आप दूर कीजिए। दूसरी बात, मैंने नेपाल के लिए बहुत कुछ करना चाहा, कई दृष्टियों से। इस दृष्टि से भी कि पड़ोस की चाची वाची नेपाल की ही थी, देवरिया की, जहाँ जन्म स्थान है, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर की सीमा पर जयनगर में नेपाल की सीमा लग जाती है। और मेरे पड़ोस की चाची आदि सब नेपाल की ही थी। इस दृष्टि से भी नेपाल के प्रति अपनत्व रहा है और है। वैसे पूरे विश्व के प्रति और ब्रह्मांड के प्रति मेरे हृदय में अपनत्व है। लेकिन बहुनायकवाद और वो जो राजदूत है उसके चंगुल में फंसने, ये दो त्रुटि को आप दूर कीजिए। मैंने आवाज़ उठाई, लेकिन नेपाल का व्यक्ति जब तक मेरा साथ नहीं देगा तो लोग कहेंगे भारत का एक शंकराचार्य नेपाल में उपद्रव करना चाहता है। मैं एक संकेत करता हूँ, राम सेतु का नाम सुना होगा। श्री राम सेतु विखंडित होने के बाद कगार पर था। 3 देसी मशीनें टूट चुकी थी राम सेतु से टकराकर। एक विदेश की मशीन बनाकर मंगा करके तोड़ने का अभियान चल रहा था। मुझे मालूम पड़ा, मैं टूट पड़ा। आज राम सेतु सुरक्षित है। लेकिन दक्षिण के व्यक्ति सुब्रह्मण्यम स्वामी अगर मेरे साथ न होते या उन्होंने मेरा साथ न दिया होता, वहाँ के व्यक्ति कहने लगे थे उत्तर का एक शंकराचार्य दक्षिण में बवाल मचाना चाहता। समझ गए? नेपाल के व्यक्ति जब साथ देंगे तो जो भी नीति है, भगवत कृपा से पूरा महाभारत, वाल्मीकि रामायण, पूरा नीति शास्त्र भी हम लोगों को सधा हुआ है। जैसे मोदी जी की बात कहता हूँ, उनको मालूम है या नहीं, पूरी जो कूटनीति होती है 3 शब्दों में मैं बता दूँ, नमन, दमन और मिलन। भारत के प्रधानमंत्री तीनों में दक्ष हैं। कूटनीति को अगर पूरे 3 शब्दों में उद्भाषित करना हो तो नमन, मिलन और दमन, पूरी कूटनीति 3 में आ गई। इस समय जो भारत को प्रधानमंत्री मिले हैं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, यह सब तो मालूम, लेकिन उनमें तीनों योग्यता है, नमन, मिलन और दमन। शिकार हैं मुरली महाराज जोशी जी और अडवाणी जी, उनसे पूछ लीजिए। नमन, दमन, नमन और मिलन के द्वारा कैसे दोनों का दमन कर दिया। तो कूटनीति का पर्यवसान है नमन, मिलन और दमन। हमने बहुत कह दिया। नेपाल आज भी अगर बहुनायकवाद को दूर कर दे, चीन के शिकंजे से अपने को मुक्त करने का निर्णय ले ले, चाहे 10 व्यक्ति खड़े हो जाए, हम साथ देंगे, पूरा साथ देंगे। क्योंकि नेपाल के प्रति हमारा अपना कई दृष्टियों से, पूरे विश्व के प्रति है, ब्रह्मांड के प्रति है, एशिया के प्रति है। पूरे एशिया को हम हिंदू महाद्वीप देखना चाहते हैं।